चांद के कैदी किस्त नंबर 29। मगर शरीफुद्दीन रमज़ू बाबा बुनियादी तौर पर बहुत ही शरीफ आदमी थे। मैं उनकी शराफत पर शक नहीं कर रहा। मिर्ज़ा सौलत बेग की बदमाशियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी किसी गरीब के बस की बात नहीं, ख़्वाह वो कितना ही शरीफ क्यों ना हो। तुमने बताया था कि वो उन्हीं के ज़माने में नहीं, ये मैं नहीं जानता कि जब असमत बेगम वाला वाक़या हुआ था तो रमज़ू बाबा थे या नहीं। बहरहाल कुछ भी हो, रमज़ू बाबा के कत्ल का मुअम्मा तो हल हुआ, और मज़े की बात है कि अब शकुंतला के साथ साथ असमत जहाँ का भी इंतकाम शुरू हो गया है। वो भी तुमसे राब्ते के लिए बेचैन है, शरीफुद्दीन ने शोख लहजे में कहा, और मैंने हैरत से उसे खौफनाक हालात में उसको शोखी सूझ रही है। मुझे इस पर शक आया। वैसे मेरा ख्याल है कि असमत जहाँ के मामले में तस्दीक कर ली जाए तो बेहतर है। उसने मेरी तरफ देखा। याइनी के कब्रिस्तान चलते हैं, असमत बेगम ना मिलें तो उनकी कब्र तो मिल ही जाएगी ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उधर जाऊं। बग़ैर जाने ही मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये वही असमत जहाँ है, मगर ये बात शरीफुद्दीन से ना कह सका। हम बाज़ार की तरफ निकल आए। वहाँ से साइकिल रिक्शा लिए हम कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। कब्रिस्तान की दीवार शुरू होने से पहले ही फूल वाले की दुकान थी। शरीफुद्दीन ने साइकिल रिक्शा रुकवाया, उतरकर कुछ फूल लिए और अगरबत्ती ली और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। तुम दाएं अतराफ की कब्रें देखो, मैं बाएं जानिब की कब्रें देखता हूँ, शरीफुद्दीन ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं दाएं जानिब की कब्रों पर नज़र रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। हम कोई 50 कदम चले होंगे कि शरीफुद्दीन ने मुझे आवाज़ देकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो मुझे बुला रहा था। मैं जान गया कि वो असमत बेगम की कब्र देख चुका है। मेरा दिल बैठने लगा। मैं थके थके कदमों से उसकी जानिब चल पड़ा। हस्बे तवक्का वहाँ असमत जहाँ की कब्र मौजूद थी, मगर एक गैर मुतवक्का बात ने मुझे और शरीफुद्दीन को चौंका दिया। वो ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता, यूँ लगता था जैसे आज किसी ने और अभी ताज़ा फूल यहाँ रखे हों। फूल की पत्तियों पर पानी के कतरे अभी तक चमक रहे थे। हम दोनों ने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये अमर मेरे लिए बाइसे हैरत था, क्योंकि बकौल अम्मा उसके ख़ानदान के सारे लोग यहाँ से हिजरत कर चुके थे। नादिर शाह भी असमत जहाँ की खुदकुशी के बायस एक रात चुपके से ये इलाका छोड़ गए थे। फिर उनके फूलों की यहाँ मौजूदगी समझ से बाहर थी। मैं ये बातें सोच रहा था और शरीफुद्दीन अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने 4 अगरबत्तियाँ जलाकर चारों कोनों में गाड़ दी और अपने साथ लाए हुए फूलों और गुलदस्ता उसकी कब्र के ऊपर रख दिए। फिर हमने फातिहा पढ़ी और इसी दौरान मेरी नज़र कब्र के कुतबे पर टिकी रही, जहाँ उसका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ था। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम फातिहा पढ़कर उस रास्ते पर चल पड़े जो बाहर की तरफ जाता था। मेरी तबीयत पर एक बोझल सा पन तारी था। शरीफुद्दीन भी खामोश था। इसी तरह चलते हुए हम शरीफुद्दीन के घर पहुँचे, जहाँ उसके अब्बा गैस व गज़ब में भरे बैठे थे। उन्होंने शरीफुद्दीन के साथ साथ मुझे भी बातें सुनाई और साफ साफ कह दिया कि शाम अमरूहा में ना नज़र आए। ख़ानदान की पहली शादी थी और शरीफुद्दीन के घर से अभी तक कोई भी रवाना ना हुआ था। इस ज़बरदस्त इज़्ज़त अफजाई के बाद हम नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते के दौरान भी शरीफुद्दीन का मुंह फूला रहा। इसमें मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि फ़ौरन जाकर हवेली में अपना सामान लेकर आओ और शाम को यहीं से रवाना होना। अब घर से मेरा बाहर कदम निकालना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अब्बा की निगरानी में आ चुका हूँ। मैं शरीफुद्दीन के घर से रुखसत हुआ और सीधा हवेली पहुँचा। अम्मा के कमरे में मेरे कपड़े रखे थे। मैं नहाया, कपड़े बदले और 2 जोड़े कपड़े के छोटे बैग में रख लिए और अपनी ज़रूरत की चंद चीज़ें रख ली। इस दौरान मुझे उस कड़े का ख्याल आया जिसे मैंने अपने कमरे में
रखे बक्स में रख कर छोड़ दिया था। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में जाने से ताकीद नहीं की थी। इसे साथ ले जाना तो बेकार था, मगर मैं एक नज़र कड़े को देखकर अपना इत्मीनान हासिल करना चाहता था। मैंने चाबियां ली और कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। ताला खोलते ही लम्हा भर मेरे दिल खौफ से भर गया। गंगवा की मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने आने वाले तमाम ख्यालात को ज़हन से झटक दिया। दरवाज़ा खोला। कमरा एक अजीब सी खुशबू से महक रहा था। साफ सुथरा कमरा देखकर मुझे हैरत हुई। मेरी मुसहरी के दाएं जानिब वो बक्स रखा हुआ था। मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। बक्स खोलकर वो कड़ा तलाश किया जो कपड़ों के बिल्कुल नीचे रखा हुआ था। इसके साथ ही धात का वो सफ़ेद मुजस्मा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके सर पर खून जमा हुआ था। यह वही मुजस्मा था जिसे उस रोज़ मैंने मिर्ज़ा सौलत बेग के कमरे में देख चुका था। मैंने घबराकर बक्स बंद कर दिया। मेरी पेशानी पर पसीना उभर आया। मैंने बक्स देखकर इस पर ताला लगा दिया। कमरे में एक तायराना नज़र डालकर मैं बाहर निकल आया। अम्मा के कमरे में जब वापस आया तो ना मालूम मुझे क्यों एहसास हुआ जैसे अभी भी कोई यहाँ पर था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। कोई ऐसी बात न थी जिससे किसी मौजूदगी का मुझे एहसास हो। जाने क्यों फिर भी मुझे एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कोई है। मैंने अपना तैयार किया बैग उठाया और जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया। हवेली का बड़ा गेट बंद करके इस पर भी ताला लगाया और फिर पान वाले बाबा के पास जा पहुंचा। मैंने उसको बताया कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूं। यह सुनकर वो बहुत खुश हुए और सबको सलाम कहने की ताकीद की। मैं जब शरीफुद्दीन के घर पहुंचा तो दिन के 11 बज चुके थे। मुझे देखते ही शरीफुद्दीन ने शगुफ्ता से कहा कि घर जाकर खाने का इंतज़ाम करो। सुबह भी ढंग का नाश्ता नहीं कर सके और शाम में साथ ले जाने के लिए खाना तैयार करवाना ना भूलना। अम्मा पराठे पका रही हैं, कलेजी भून ली है और आलू पालक की भुजिया भी बना ली है। ये हम साथ ले जाएंगे, उसने कहा और बाहर की तरफ चल दी। हमने खाना खाया, कुछ देर आराम किया। अमरोहा से शाम 7 बजे ट्रेन चलती थी जो रात 11 बजे मुरादाबाद पहुंच जाती थी। शगुफ्ता की वजह से अब्बा की ख़ास ताकीद थी कि पूरी बोगी का किराया देकर पूरी बोगी ही बुक करवा ली जाए और इसके साथ खिड़कियां दरवाजे बंद करके सफ़र किया जाए ताकि एक महफूज सफ़र मुरादाबाद पहुंच सके। ये बाकी मानदा सफ़र हमने चाय पीते हुए और बातें करते हुए गुजारा। शाम 6 बजे हम तैयार हो गए। शरीफुद्दीन तांगा ले आया। हम रवाना हुए तो 12-15 मिनट बाद ही स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचकर शरीफुद्दीन ने 4 बंदों की गुंजाइश वाला एक कोपे बुक करवा दिया। हम टिकट लेकर सामान उठाए कोपे में जा बैठे। मैंने स्टेशन से कुछ खाने पीने की अशिया ली। 7-7:30 बजे ट्रेन रवाना हो गई। शगुफ्ता जाकर खिड़की के साथ बैठ गई और बाहर देखने लगी। मैं और शरीफुद्दीन बातें करने लगे। काफ़ी देर बातें करते रहे, फिर मुझे नींद आने लगी। तमाम रात के जागे हुए थे और फिर दिन भी सोने का टाइम नहीं मिला था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर चला गया और शरीफुद्दीन को ना सोने की ताकीद की क्योंकि सफ़र में एक आदमी को जागना ज़रूरी था। वैसे भी शरीफुद्दीन की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। मुझे बेपनाह नींद और थकन थी। मैं लेटे लेटे गाफिल हो गया। आँख खुली तो यूँ लगा जैसे कोई अनहोनी सी बात हुई है। मैं चंद लम्हे यूँ ही लेटा छत को तकता रहा। हल्के हल्के झटकों की वजह से मेरी आँख लग रही थी और जाग रहा था, लेकिन इन झटकों की वजह से नहीं उठा। मेरे बदन में एक अजीब सी सनसनी सी फैलती हुई महसूस हुई। मैं एक झटके से उठ बैठा। बोगी में गहरी खामोशी थी। मैंने झुककर नीचे देखा। शगुफ्ता खिड़की सी बनी सीट हुई सो रही थी और सामने बर्थ पर शरीफुद्दीन लेटा खराटे ले रहा था। मैं फिर अपने जागने की वजह तलाश करने लगा। उसी वक्त एक कराह सी सुनाई दी। मैं उछल पड़ा। ये आवाज़ मेरे मुकाबिल ऊपर की बर्थ से आई थी। बोगी में इस तरफ अंधेरा था। सिर्फ हमारी तरफ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था शायद, जिसकी रोशनी बहुत ही कम थी। मैंने आंखें फाड़ कर उस बर्थ की तरफ देखा। कोई स्याह कंबल में लिपटा लेटा था।
میں تیزی سے نیچے اترا اور شریف الدین کو جگانا چاہا۔ اسی وقت پھر کوئی کر رہا، آواز مردانہ تھی، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ میں اس وقت یہ بات بھول گیا تھا کہ ہم پوری بوگی بک کروا چکے ہیں۔ اس کے پانی مانگنے پر شریف الدین کو جگائے بغیر پانی کی سراہی کی طرف پلٹ پڑا۔ میں نے گلاس میں سے پانی نکالا اور برتھ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ شخص پھر کر رہا اور اس نے پانی مانگا، شاید وہ بیمار تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے پکارا اور کہا، پانی لے لیجئے۔ میری آواز سن کر اس کے چہرے پر کمبل ہٹا دیا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پتھر ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر کھال نہیں تھی، اتنی کم روشنی میں بھی اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر گوشت اور چربی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، صرف کالی کالی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی۔ نہ ہونٹوں پر کھال تھی اور نہ ہی چہرے پر۔ میں گلاس لیے بغیر پلٹ گیا اور شریف الدین کے برابر جا بیٹھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، خوف سے آواز بند تھی۔ میں نے شریف الدین کو ہلایا، وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کو کہا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے انگلی سے اس برتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یوں ہی شریف الدین کی نگاہ اس پر پڑی، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔